हेलो मेरे डियर, आप लोग को वेलकम करता हूं यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान में। आज का वीडियो बहुत शानदार होने वाला है, तो आप लोग देखिएगा, आप लोग को समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं। यह है जीएनएम फर्स्ट ईयर का यूनिट नंबर 3 और 4 से लिया गया प्रश्न है। यह कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग यहाँ पे फर्स्ट होगा। आप लोग देखिएगा CHN फर्स्ट होगा, जो कि आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ना है, और यह वीडियो नंबर 9वां है। ठीक है, तो आप लोग देखिए, आप लोग को मैं बता दूँ आज के वीडियो में एक आध क्वेश्चन जो यूनिट नंबर 3 से बच गया था उसको करेंगे, और एक क्वेश्चन जो है हम लोग यूनिट नंबर 4 से भी लिए हैं। मीन्स यूनिट नंबर 3 आज ख़त्म भी होगा और यूनिट नंबर 4 आज स्टार्ट भी कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यूनिट नंबर जो 4 है उसमें एपिडेमियोलॉजी के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। तो इस बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और अभी यूनिट नंबर 3 जो है हम लोग पढ़ रहे हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्स। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न है हमारे सामने, कहता है कि स्वास्थ्य आकलन को परिभाषित कीजिए। स्वास्थ्य आकलन के उद्देश्य क्या है? मेरे डियर, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि स्वास्थ्य आकलन को परिभाषित कीजिए और स्वास्थ्य आकलन के उद्देश्य क्या है। स्वास्थ्य आकलन मतलब हेल्थ असेसमेंट। हेल्थ असेसमेंट का परिभाषित करना है और इसके उद्देश्य को लिखना है कि हेल्थ असेसमेंट का क्या उद्देश्य या उपयोग है। ठीक है, चलिए हम लोग इसको देखते हैं। सबसे पहले आपको इस टर्म को समझना पड़ेगा कि हेल्थ असेसमेंट होता क्या है। मेरे डियर, हेल्थ असेसमेंट कहा जाए तो कोई भी व्यक्ति हॉस्पिटल जाता है तो उसका तमाम तरीके के जो है उसको से सूचना एकत्रित किया जाता है, और उस सूचनाओं के आधार पर उसे ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो ठीक यही जो सूचना तमाम तरीके के उसके बीमारी से जुड़े हुए, परिवार से जुड़े हुए जो भी समाज जो है सूचना इकट्ठा किया जाता है, एकत्रित किया जाता है, यही जो है आपके आकलन कहलाता है, स्वास्थ्य का आकलन कहलाता है। ठीक है, अब इस स्वास्थ्य के आकलन में हो सकता है उसके पूर्व के हिस्ट्री के बारे में पूछा जाए बीमारी के। ठीक है, हो सकता है उसको जो है आगे शारीरिक परीक्षण के बारे में पूछा जाए। तो इस तरीके से जो है स्वास्थ्य आकलन इकट्ठा किया जाता है, चाहे शारीरिक परीक्षण के माध्यम से हो, हिस्ट्री लेने के माध्यम से हो, इन सभी तरीक़ों से जो है सूचनाओं को एकत्रित किया जाता है, और यही जो है स्वास्थ्य आकलन कहलाता है। ठीक है, देख लीजिए, हरमीन के अनुसार हरमीन एक आपका हेल्थ के सेक्टर में बहुत बड़े इन्होंने अपना वक्तव्य दिया कि स्वास्थ्य आकलन का, कि स्वास्थ्य आकलन एक सतत, एक कंटिन्यूटी, व्यवस्थित और ग्रहण क्रमबद्ध अवलोकन है। मतलब हरमीन ने कहा कि स्वास्थ्य आकलन एक सतत मतलब एक कंटिन्यू और एक व्यवस्थित और एक गहन, और साथ में यह सीरियल क्रमबद्ध अवलोकन है बीमारियों के बारे में, रोगियों के बारे में। ठीक है, यह शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं व्यक्तिगत आवश्यकताओं तथा स्वतः देखभाल में परेशानी एवं अन्य अव्यवस्था के देखभाल के बारे में सूचना एकत्रित करने की प्रक्रिया है। मैंने आपको पहले क्या बताया कि यह एक सूचना एकत्रित करने की प्रक्रिया है। अब ये सूचनाओं विभिन्न प्रकार से एकत्रित किया जा सकता है, या आपके शारीरिक इतिहास के बारे में, मानसिक इतिहास के बारे में, सामाजिक तौर पर आप कैसे हैं, व्यक्तिगत आपका क्या आवश्यकता है, इन या आपके खुद के देखभाल में परेशानी आ रहा है, तथा अन्य और सारे अव्यवस्था जो देखभाल के बारे में व्यक्ति को सूचनाओं को एकत्रित किया जाता है, वही स्वास्थ्य आकलन होता है। समझ गए? और स्वास्थ्य आकलन जो होता है यह एक सतत होता है, व्यवस्थित होता है, ग्रहण होता है, क्रमबद्ध अवलोकन होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग जो है आकलन के बारे में समझ गए। चलिए, आकलन के बारे में समझ गए। दूसरे शब्दों में इसको और कहा जाए तो यह संपूर्ण शरीर या किसी अंग का परीक्षण या अध्ययन है, जिससे मरीज की समान शारीरिक, मानसिक व सामाजिक स्थिति का निर्धारण किया जा सकता है। मेरे डियर, अगर हम ऊपर वाला चीज़ों को छोड़ दें, अगर हमें सिर्फ ये 2 लाइन का देखें तो वही बात को कहता है। मतलब दूसरे शब्दों में, अदर वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि यह किसी भी व्यक्ति के संपूर्ण शारीरिक या फिर किसी अंग में जो है उसके परीक्षण का अध्ययन करना होता है, जिससे मरीज का समान शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्थिति का पता चलता है। ठीक है, नॉर्मली किसी व्यक्ति के या तो संपूर्ण शरीर का या शरीर के जिस भी अंग में समस्या होगा उस अंग का एग्जामिनेशन यानी परीक्षण या अध्ययन है। अब इसी परीक्षण या अध्ययन के जो द्वारा तो सूचना को एकत्रित करते हैं, और उसके आधार पर आगे उसका ट्रीटमेंट चलेगा। तो जो ट्रीटमेंट से पहले जो मतलब जो आकलन जो भी चीज़ें इकट्ठा किया जाता है, सूचना जो आगे मदद मिलता है इलाज में, वही आपका आकलन कहलाता है। अब इस आकलन में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक सभी तरह की आवश्यकताओं और चीज़ों को एकत्रित किया जाता है। ठीक है, चलिए
तो ये तो समझ गए। चलिए अब आगे मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको इस सब का पीडीएफ दे देता हूँ। पीडीएफ देखिएगा, समझाने के लिए मैं आपको टूटी फूटी भाषा में समझा सकता हूँ ताकि आपके माइंड में चीज़ें बैठे कि हाँ रियल में इसका मतलब क्या होता है। लेकिन अगर आप व्यवस्थित ढंग से लिखना है तो पीडीएफ तो दे ही रहे हैं, कैसे कैसे लिखना है आपके सामने भी दिख ही रहा है, और मैं आपको समझाता हूँ आसान भाषा में ताकि चीज़ों को समझ गए, रियल में मीनिंग क्या होता है इस चीज़ को आप समझे। ठीक है, अब चलिए ये जो पर्पज़ ऑफ हेल्थ असेसमेंट होता है, स्वास्थ्य आकलन है, इसका आखिर क्या उद्देश्य है, क्या पर्पज़ है, किन पर्पज़ के साथ जो है इसका काम होता है। मेरे डियर, स्वास्थ्य आकलन के निम्नलिखित जो है उद्देश्य होते हैं। कौन कौन उद्देश्य होते हैं देख लीजिए। पहला देखिएगा, समुदाय के सदस्यों की स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकता एवं समस्याओं को पता लगाने के लिए। किसी भी व्यक्ति के या किसी भी रोगी का या कहा जाए कम्युनिटी में कोई भी मेंबर है, सदस्य है, उसका स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी नीड हो, आवश्यकता हो या फिर समस्या हो, दोनों चीज़ के पता लगाना हो तो हेल्थ असेसमेंट बहुत महत्वपूर्ण होता है। चूँकि ऊपर अभी देखे हैं कि इसके द्वारा हम स्वास्थ्य से जुड़ी हुई सभी आवश्यकता और समस्याओं को, सूचनाओं को एकत्रित करते हैं। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा पहला। दूसरा है स्वास्थ्य स्तर का निर्धारण करना, मतलब जो समुदाय के व्यक्ति है उनके स्वास्थ्य स्तर का जो है निर्धारण करना कि व्यक्ति का स्वास्थ्य हेल्थ लेवल कैसा है, गड़बड़ है, सही है, ठीक है, या मीडियम है। समुदाय के सदस्यों के साथ अच्छे पारस्परिक एवं व्यक्तिगत संबंध स्थापित करना। अब इस असेसमेंट के जरिए हम व्यक्ति के, रोगी के बीच में संबंध भी स्थापित करते हैं। तो ही कहता है कि समुदाय के सदस्यों के साथ अच्छे पारस्परिक और व्यक्तिगत संबंध स्थापित करना भी इसका एक उद्देश्य होता है। ठीक है, देखिए उद्देश्य पूछे या उपयोग पूछे, दोनों बात वही है। स्वास्थ्य सेवाओं के नियोजन एवं क्रियान्वयन में समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करना। अब स्वास्थ्य सेवा में और नियोजन में और क्रियान्वयन में समुदाय के व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा भाग ले, इसको सुनिश्चित करना, इसका भी काम होता है किसका, स्वास्थ्य आकलन का। एंड पाँचवा है समुदाय के सदस्यों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना ताकि उनके स्वास्थ्य का उत्तम स्तर प्राप्त किया जा सके। अब ये जो स्वास्थ्य आकलन होता है, स्वास्थ्य आकलन व्यक्ति के सूचनाओं के, व्यक्ति के स्थिति के बारे में बताता है, तो इससे बेहतर स्वास्थ्य सेवा मिलेगा, और जब बेहतर स्वास्थ्य सेवा मिलेगा तो किसी भी व्यक्ति के उत्तम स्तर को प्राप्त किया जा सकता है स्वास्थ्य का। और यही आपका क्या हो गया, यही 5 पॉइंट लिखा गया है कि जो है स्वास्थ्य आकलन का क्या उपयोग या उद्देश्य होते हैं, आपके सामने यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब नीचे में इसका सबका इंग्लिश यहाँ पे दिया गया है। इंग्लिश वाले अपना इंग्लिश में पढ़ेंगे, हिंदी वाले अपना हिंदी में ध्यान दीजिएगा ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे बाद में। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अब एक क्वेश्चन आपसे और पूछ सकता है कि कंपोनेंट्स ऑफ हेल्थ असेसमेंट, 5 नंबर में पूछता है कि कंपोनेंट ऑफ हेल्थ असेसमेंट मतलब जो स्वास्थ्य आकलन हम देखे हैं ना, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट एलिमेंट होते हैं उसको बताना है। मतलब किन किन घटकों के जरिए हम किसी व्यक्ति के सूचनाओं को, उसके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई चीज़ों को इकट्ठा करते हैं, मीन्स आकलन करते हैं। कौन कौन से इसमें घटक होते हैं, एलिमेंट होते हैं, देख लीजिए। स्वास्थ्य आकलन के मुख्यतः 3 घटक होते हैं। देयर आर मेनली 3 कंपोनेंट्स ऑफ हेल्थ असेसमेंट, मतलब 3 जो है कंपोनेंट होते हैं हेल्थ असेसमेंट का। ठीक है, 3 कौन कौन सा होता है, एक होता है इतिवृत्ति लेना, हिस्ट्री टेकिंग, किसी भी व्यक्ति के परिवार का, खुद का, ठीक है, बीमारी का, पूर्व के ट्रीटमेंट का, ये सभी चीज़ों के बारे में व्यक्ति से जो पूछताछ किया जाता है वही जो है हिस्ट्री लेना होता है, हिस्ट्री टेकिंग होता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट कंपोनेंट होता है हिस्ट्री टेकन, या हेल्थ असेसमेंट में शामिल होता है कि कोई भी मरीज से, कोई भी समुदाय के व्यक्ति जो दिखाने आ रहा है उससे इतिहास लिया ही जाता है, हिस्ट्री टेकन लिया ही जाता है। ठीक है, दूसरा है शारीरिक परीक्षण, फिजिकल एग्जामिनेशन। अब इस दूसरा पॉइंट है, किसी व्यक्ति का अगर हमें बीमारी का पता करना होता है तो उसके लिए फिजिकल एग्जामिनेशन बहुत महत्वपूर्ण है। शरीर के किसी भी अंग से आप पता कर सकते हैं इस फिजिकल एग्जामिनेशन के जरिए। इसमें अलग अलग पॉइंट होते हैं जिसके जरिए हम शरीर के अलग अलग हिस्सों के बारे में पता कर सकते हैं, शरीर के एग्जामिन करके, परीक्षण करके, टेस्ट करके। तो दूसरा पॉइंट शारीरिक परीक्षण। तीसरा है समान तथा विभिन्न जांचें। अब कुछ ऐसे जांचें होते हैं इन्वेस्टिगेशन जो क्या होता है कि बहुत सारे अलग अलग चीज़ों का अलग अलग जांच होते हैं। जैसे अगर लीवर में प्रॉब्लम है तो एलएफटी टेस्ट होता है, किडनी में प्रॉब्लम है तो केएफटी होता है, यूरिन में टेस्ट है तो यूरिन का एग्जामिनेशन होगा, हार्ट में प्रॉब्लम है तो आपको ईसीजी एक्सरे हो सकते हैं, फेफड़ा में प्रॉब्लम है तो एक्सरे हो सकते हैं। मतलब सभी के लिए अलग अलग बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन है, विभिन्न तरीके के जाँच है जिसके जरिए भी हम बीमारी को पता करते हैं। और यही तीनों चीज़ें मिल के आपको हेल्थ असेसमेंट बनाता है, यही 3 घटक है। तो इस तीनों घटक के
बारे में डिटेल में लिख दीजिएगा। हिस्ट्री टेकन कैसे लेते हैं, तो पूर्व के इतिहास, जैसे बीमारी कितने दिन से है, क्या क्या कहाँ कहाँ इलाज कराए हैं, ठीक है, घर में कितने व्यक्ति है, ठीक है, घर में क्या स्थिति है, शिक्षा कैसा है, इन सारे चीज़ों के बारे में हिस्ट्री लिया जाता है। तो पहला ये हो गया, इसके बारे में डिटेल से लिखिएगा। दूसरा फिजिकल एग्जामिनेशन है, जो कि आगे हम पढ़ाने जा रहे हैं, वही पॉइंट फिजिकल एग्जामिनेशन, तो वो लिख दीजिएगा। एंड तीसरा है इन्वेस्टिगेशन, तो इन्वेस्टिगेशन में लिखिएगा कि विभिन्न तरीके के शारीरिक समस्या को अलग अलग तरीक़ों से जो है इन्वेस्टिगेट किया जाता है, जाँच किया जाता है। जैसे कि यूरिन मूत्र परीक्षण के लिए यूरिन जाँच होता है, ठीक है, पेट के लिए अल्ट्रासाउंड होता है, उसके बाद लीवर के लिए LFT होता है, बायोप्सी होता है, बहुत सारे अलग अलग जांचें हैं जो इस इन्वेस्टिगेशन के तहत पता किया जा सकता है एक खास बीमारी को, ठीक है। तो ये तीनों जो पॉइंट है, ये तीनों पॉइंट व्यक्ति के बीमारी को पता करने और निदान करने के लिए किया जाता है, इसीलिए इससे हेल्थ असेसमेंट का घटक माना जाता है। तो तीनों के बारे में डिटेल में लिख दीजिएगा अगर घटक के बारे में पूछेगा तो, ठीक है। चलिए, ये हो गया। अब हम लोग यहाँ पे एक क्वेश्चन देखते हैं। अब दूसरा जो पॉइंट था शारीरिक परीक्षण। अब देखिए, किसी भी व्यक्ति का शारीरिक परीक्षण करने का मतलब होता है कि डॉक्टर को देखते होइएगा, डॉक्टर जो है नाड़ी के टोटे हैं, अपने हाथ के द्वारा, अपने हाथ के 2 उंगलियों के जरिए, 3 उंगलियों के जरिए देखते होइएगा कि हाथ को छूते हैं, नाड़ी को देखते हैं वो, ठीक है। उसी प्रकार से देखते होइएगा तो स्टेथोस्कोप लगा के पेट से लेकर आपको छाती तक जो है आवाज़ ध्वनि सुनने के काम करते हैं अल्लाह के द्वारा, ठीक है ना। उसी प्रकार से देखते होइएगा कि कभी कभी कान लगा के भी डॉक्टर सुनते हैं आपके चीज़ों को। तो ये डॉक्टर जो है परीक्षण करते हैं, आप एक नर्स के तौर पर भी एग्जामिन कर सकते हैं, फिजिकल एग्जामिन, जो कि यह शरीर के से रिलेटेड एग्जामिन होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं। शारीरिक परीक्षण के दौरान आवश्यकता अनुसार रोगी के संपूर्ण शरीर का विस्तृत परीक्षण किया जाता है। शारीरिक परीक्षण हेतु निम्न विधियों का उपयोग किया जाता है। देखिए, शारीरिक परीक्षण के दौरान होता यह है कि जैसा जिसका आवश्यकता हो, उसी आवश्यकता के अनुसार रोगी के संपूर्ण शरीर का विस्तृत मतलब डिटेल में एग्जामिन किया जाता है, परीक्षण किया जाता है। चीज़ों को समझ गए। शारीरिक परीक्षण हेतु निम्न विधियों का अलग अलग मेथड है, इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं। पहला ये याद करना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले आप ये चारों को याद कर लीजिए कि फिजिकल एग्जामिनेशन में ये 4 पॉइंट शामिल होते हैं। पहला होता है इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन के मतलब होता है कि आंखों के द्वारा डायरेक्ट देखकर पता करना, यही निरीक्षण होता है, ठीक है। स्पर्श, पाल्पेशन, ऐसा यह जहाँ परीक्षण होता है जिसमें हम छू कर पता करते हैं। जैसे नाड़ी दर वगैरह अगर लेना हो तो हम हाथों को छूते हैं, उससे पता होता है। टेम्परेचर वगैरह इससे पता होता है। परक्यूशन, आघात परीक्षण, ये आघात परीक्षण ही होता है। और ये ऑस्कुलेशन, परिश्रवण होता है, जिसमें ध्वनि को सुना जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये चारों पॉइंट याद रखिएगा। इस 4 पॉइंट के जरिए शारीरिक परीक्षण होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं एक एक करके। पहला पॉइंट है इंस्पेक्शन, परीक्षण। परीक्षण का मतलब होता है कि इस विधि के द्वारा शरीर के दृष्टिगत परीक्षण किया जाता है। दृष्टिगत का मतलब होता है कि देखकर परीक्षण किया जाता है आँखों से, ठीक है। आँखों से देखकर मरीज की समान स्थिति के बारे में पता किया जाता है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित आवश्यकताओं का अध्ययन व निरीक्षण किया जाता है। देखिए, निरीक्षण, इंस्पेक्शन का मतलब होता है, देखते होइएगा कि आपके कॉलेज का भी इंस्पेक्शन किया जाता है। इंस्पेक्शन का मतलब क्या होता है? इंस्पेक्शन का मतलब ही यही होता है, निरीक्षण का मतलब ही होता है कि डायरेक्ट विजिट करके देखना, अपने आँखों से देखना। इंस्पेक्शन का मतलब यही होता है। तो जो डॉक्टर या जो नर्स होती है वह इंस्पेक्शन में भी जो है ये निरीक्षण करती है। तो वहाँ पे उन जो है अपने डायरेक्ट आँखों का से देखकर व्यक्ति के स्थिति के बारे में पता करती है, वह परीक्षण करती है या अध्ययन करती है अवस्था के बारे में, ठीक है। तो पहला जो होता है, जैसे कोई व्यक्ति का चेहरे का भाव कैसा है, ये देख सकते हैं हम आँखों से, ठीक है। अगर आंखों से देखना हो तो मरीज के चलने का ढंग भी देख सकते हैं, ठीक है। मरीज की त्वचा का रंग भी हमें साइनोसिस, अगर किसी को ऑक्सीजन कमी होगा तो त्वचा नीला पड़ने लगेगा, ठीक है। ब्लड के कमी होगा तो त्वचा पीला होने लगेगा। तो इस प्रकार से त्वचा के रंग को भी हम देख सकते हैं। मरीज की चेतना अवस्था को भी हम देख सकते हैं कि व्यक्ति कुछ चीज़ें सोच समझ रहा है या नहीं रहा है, ठीक है। साथ में मरीज के शरीर पर किसी तरह का निशान भी हम देख सकते हैं और साथ में मरीज के सूजन को भी हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो यह सब देखने के द्वारा जो पता चलता हो मरीज के स्वास्थ्य के बारे में, वही इंस्पेक्शन वाला होता है, ठीक है।
बी नंबर का है पाल्पेशन स्पर्श परीक्षण। मेरे डियर, पाल्पेशन मतलब स्पर्श परीक्षण। इस विधि में विभिन्न अंगों के आकार एवं स्थिति को ज्ञात करने के लिए शरीर के किसी भाग को स्पर्श कर महसूस करके तथ्य एकत्रित किए जाते हैं। स्पर्श परीक्षण में अंगुलियों के पैरों के मांसल्स भाग का उपयोग किया जाता है। ठीक है, स्पर्श परीक्षण में अंगुलियों के पोरों मतलब जो अंगुली होता है उसके ऊपरी वाले हिस्सा के भाग का उपयोग किया जाता है छू कर देखने के लिए। स्पर्श परीक्षण में निम्नलिखित तथ्य एकत्रित किए जाते हैं। देखिए, दूसरा पॉइंट है पाल्पेशन स्पर्श परीक्षण। स्पर्श परीक्षण का मतलब होता है कि इसमें शरीर के जो है आकार व अवस्था को देख सकते हैं। जैसे अगर अंदर किसी भी प्रकार के असमानता है तो डॉक्टर छू के देखते हैं, हाथों से देखते हैं ना, ताकि पता चलता है कि यह अंग सही जगह पे है या नहीं है, या अपनी जगह से अलग हट चुका है, या फिर शरीर के कोई भी चीज़ को महसूस करना हो तो उससे हम जो है छू के पता कर सकते हैं। जैसे नाड़ी दर वगैरह, तापमान वगैरह, ये सब को हम छू कर पता कर सकते हैं। तो इसीलिए ये स्पर्श परीक्षण होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लीजिए अब इसमें क्या क्या हो सकता है। अब शरीर के अंगों के आकार के बारे में पता कर सकते हैं। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते होइएगा तो आपको हाइड्रोसील, अगर सूजन है, हाइड्रोसील का चेक कराना है तो हाइड्रोसील में सूजन है तो वह डॉक्टर देख के भी बता सकता है, इंस्पेक्शन के जरिए भी बता सकता है, क्योंकि सूजन स्पष्ट दिखता है तो वह इंस्पेक्शन भी हो सकता है। और अगर डॉक्टर उसको छू के उसके साइज को पता कर रहा है कि यह कितना बड़ा है तो फिर जो है वह हो जाता है आपका पाल्पेशन यानी स्पर्श परीक्षण। ठीक है, तो यही है कि शरीर के अंगों के आकार पता करने के लिए, शरीर के अंगों की स्थिति कहाँ पे है उसको पता करने के लिए, साथ में शरीर के तापमान को पता करने के लिए, शरीर के करापन व दर्द को पता करने के लिए, साथ में नाड़ी दर व हृदय धड़कन को पता करने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए पाल्पेशन विधि का उपयोग होता है। इन पाल्पेशन में इन सब चीज़ों को पता किया जाता है। ठीक है, चलिए सी नंबर है परक्यूशन। परक्यूशन का मतलब होता है आघात परीक्षण। इस विधि में शरीर के किसी भाग पर, जिस भाग का हमें एग्जामिन करना हो, परीक्षण करना हो, एक हाथ रख कर अंगुलियों के मध्य में दूसरे हाथ की अंगुलियों से थपथपाकर टाइपिंग के द्वारा आवाज़ उत्पन्न की जाती है, जिससे आंतरिक अंगों के बारे में निम्न सूचना इकट्ठा होती है। देखिए, आघात परक्यूशन मेथड का मतलब होता है कि अगर किसी व्यक्ति के शरीर के किसी भी भाग का जहाँ का परीक्षण करना हो वहाँ पे एक हाथ रख दिया गया और एक हाथ रखने के बाद एक हाथ रखने के बाद उसके अंगुलियों के मध्य में बीच में दूसरे अंगुलियों से थपथपाया जाता है। जैसे देखते होइएगा कभी कभी कि अंगुली रख के और डॉक्टर ऊपर से दूसरे हाथ के अंगुलियों से थपथपाते हैं, टाइपिंग करते हैं, आवाज़ उत्पन्न करते हैं। आवाज़ इसलिए उत्पन्न करते हैं ताकि टाइपिंग करने से वहाँ का जो जहाँ हम चेक कर रहे हैं वहाँ के ऑर्गेन के बारे में इंफॉर्मेशन का पता चलता है आघात परीक्षण से। ठीक है, तो ये है। अब इसमें क्या क्या होता है देख लीजिए। तो इससे हम पता करेंगे आंतरिक अंगों की आकार व स्थिति को। टाइपिंग मेथड के जरिए हम आकार व स्थिति को भी पता कर सकते हैं और हम लोग ऊपर देखें पाल्पेशन में भी पता कर सकते हैं। ठीक है, अंगों में असमान कठोर मांस की उपस्थिति, अगर आपके जहाँ टाइपिंग करेंगे और वहाँ पर अगर बहुत ज़्यादा कठोर रहेगा मांस तो वहाँ पर क्या होगा, डम की आवाज़ आएगा। ठीक है, अंगों व ऊतकों में तरल गैस की उपस्थिति, अगर शरीर के किसी भाग में जो है तरल या गैस की उपस्थिति है तो वहाँ आप टाइपिंग करेंगे तो वहाँ पे घड़े के समान आवाज़ आएगा। ठीक है ना, ठक ठक का। तो ये जो है आपको इस तरीक़ा से यह परक्यूशन मेथड होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, एंड लास्ट वाला है आपका ऑस्कुलेशन। ऑस्कुलेशन मतलब परिश्रवण। अब मान गए शरीर के किसी भाग का हमें ध्वनि अंदर के सुनना हो तो उसके लिए डॉक्टर क्या करते हैं, स्टेथोस्कोप का उपयोग करते हैं। अब इसके सहायता से मरीज के शरीर के अंदर की ध्वनियों को सुनते हैं, इसे ही परिश्रवण कहते हैं। शरीर श्रवण मतलब क्या होता है, सुनना, और परि मतलब अंदर के ध्वनियों को सुनना, यह स्टेथोस्कोप के जरिए होता है। ठीक है, जैसे मरीज के हृदय की धड़कन सुनना, फेफड़ों की ध्वनि सुनना, आंतों की ध्वनि सुनना को स्टेथोस्कोप से सुनकर उनकी समान व असमान स्थिति का पता लगाया जाता है। इसीलिए देखते होइएगा डॉक्टर आपके पेट से लेकर छाती तक आल्ला लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, वह इसी चीज़ को पता करने के लिए लगाते हैं कि ध्वनि कैसा है, ध्वनि लाउड है, कम है या बिल्कुल नहीं है। तो इस चीज़ से पता चलता है कि वहाँ का स्थिति कैसा है, समान है या असमान है। ठीक है, तो यही परक्यूशन मतलब परिश्रवण होता है चीज़ों को, ऑस्कुलेशन मतलब परिश्रवण होता है चौथे नंबर का। ठीक है, तो ये चीज़ें समझ गए, मैंने यहाँ पे बता ही दिया कि ये सब चीज़ों में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये आपके तीसरे यूनिट का दोनों प्रश्न था, फिजिकल एग्जामिनेशन, और साथ में आपका एक और क्या चीज़ था यहाँ पे,
हेल्थ असेसमेंट, दोनों मैंने अच्छे से बता दिया, दोनों चीज़ के बारे में आपको पता चल गया। अब हम यहाँ पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एपिडेमियोलॉजी को परिभाषित कीजिए। एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड क्या है इसके बारे में बताना है हमको। तो यह भी क्वेश्चन आपको 5 नंबर में पूछ सकता है एपिडेमियोलॉजी के बारे में। तो आपको जब भी एपिडेमियोलॉजी के बारे में पूछे 5 नंबर में या 10 नंबर में, तो आपको एपिडेमियोलॉजी ट्रायड के बारे में ज़रूर लिखना है, और एपिडेमियोलॉजी क्या होता है, इसका क्या उपयोग है, इसके बारे में भी ज़रूर लिखना है। ठीक है, चलिए आज बताते हैं दोस्तों। एपिडेमियोलॉजी का मैं सीधा आपको आमतौर पे बता देता हूँ। एपिडेमियोलॉजी का मतलब होता है कि जितना भी जनसंख्या है और जनसंख्या के बीच में कौन से बीमारी उत्पन्न हो रहा है, किस कारण से उत्पन्न हो रहा है, इस पर कैसे हमको नियंत्रण पाना है, कैसे रोकथाम पाना है, इन सारों चीज़ों का जो अध्ययन किया जाता है वही एपिडेमियोलॉजी कहलाता है। कॉमन सी बातें हैं, जैसे जनसंख्या के बीच में, जैसे हमारे देश में बहुत सारा जनसंख्या है, और अगर देश के स्वास्थ्य विभाग को ये पता करना होगा कि हमारे देश में कौन से बीमारी का जो है कितना मरीज है, कितना नए बीमारी उत्पन्न हो रहा है, इस नए बीमारी का क्या नियंत्रण है, क्या रोकथाम है, कैसे उपचार होगा, तो इस सब चीज़ के पता करने के लिए ये जो जनसंख्या के बीच में जो एक अध्ययन किया जाता है, इसी अध्ययन को हम लोग एपिडेमियोलॉजी कहते हैं। सीधी सी बात है कि जनसंख्या के बीच में, ठीक है, जनसंख्या के बीच में बीमारी से रिलेटेड कोई भी तथ्य, चाहे बीमारी किस कारण हो, बीमारी पर कैसे नियंत्रण पाना है, नए बीमारी कैसे हो रहा है इसका पता लगाना है। ठीक है, तो इन सारे चीज़ों को अध्ययन ही जो है एपिडेमियोलॉजी कहलाता है। चीज़ों को समझ गए? चलिए अब यहाँ पे लिखा क्या गया है इस चीज़ को देख लीजिए। एपिडेमियोलॉजी में मानव जनसंख्या, मैंने क्या बताया, जनसंख्या, मानव जनसंख्या में मतलब वही है बीच में, स्वास्थ्य से संबंधी स्थिति, मतलब स्वास्थ्य से संबंधी स्थिति का मतलब समझते हैं ना, कि कौन से बीमारी क्या है, बीमारी के हेल्थ का क्या रेट है, कौन सा बीमारी से लोग ज़्यादा ग्रसित है, इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, रोकथाम कैसे होगा, नए बीमारी कौन सा आ रहा है, तो इन सारे स्थितियों, साथ में उसकी घटनाओं, ठीक है, के वितरण मतलब फैलाव एवं उसके निर्धारित मतलब उसके डिटर्मिनेंट और उस पर अध्ययन और उसके समस्याओं को नियंत्रण किए जाने वाले प्रयास और ज्ञान का अनुप्रयोग ही एपिडेमियोलॉजी कहलाता है। सीधी सी बात है कि मानव जनसंख्या के बीच में स्वास्थ्य से संबंधित स्थिति, जैसे जैसे क्या चीज़ कि बीमारी, स्वास्थ्य से समस्या, ठीक है, बीमारी किन कारणों से हुआ है, बीमारी पर कैसे कंट्रोल करना है, ठीक है, नए बीमारी कौन से हैं, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई कौन से समस्या है, इन सारे चीज़ों पर कैसे नियंत्रण पाना है, इसका प्रयास और ज्ञान का अनुप्रयोग या अध्ययन ही एपिडेमियोलॉजी कहलाता है। चीज़ों को समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आपसे क्वेश्चन लिखना पड़ेगा कि आखिर ये एपिडेमियोलॉजी का उपयोग क्या है, क्या इसका उद्देश्य है, बताइए। उद्देश्य या उपयोग कुछ हो पूछ सकता है आपसे, तो चलिए हम बताते हैं कि आखिर इस एपिडेमियोलॉजी का क्या जो है उपयोग है, यह अध्ययन का क्या उपयोग होता है। चूँकि यह एक वैज्ञानिक अध्ययन है तो इसका क्या उपयोग होता है, चलिए आज है इसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले चीज़ें है, पहला है कम्युनिटी डायग्नोसिस हेतु। सबसे पहला होता है कि समुदाय में निदान हेतु इससे स्वास्थ्य समस्याओं के फैलाव का रोकथाम के जानने में मदद मिलती है। उदाहरण के लिए कितने % बच्चों में कुपोषण की बीमारी है, कितने % बच्चे में जो है पीलिया की बीमारी है, मतलब अगर हमें कम्युनिटी में या किसी भी जनसंख्या के बीच में ये पता करना हो कि कौन से बीमारी के कितने % मरीज है, ग्रसित है, तो ये हम एपिडेमियोलॉजी के अध्ययन करके पता कर सकते हैं। पहला पॉइंट उपयोग हो गया। दूसरा पॉइंट है एक समय अवधि, मतलब एक समय टाइम पीरियड में समुदाय में हुए विशेष प्रकार की विकार, यानी वही समस्या, बीमारी का आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी, मतलब उसके फैलाव दर, और किसी प्रोग्राम की निरंतरता का अध्ययन, जैसे उदाहरण के लिए टीकाकरण प्रोग्राम का अध्ययन। अब देखिए होता है कि इसका प्रयोग हम जो है टीकाकरण प्रोग्राम का अध्ययन, जैसे टीकाकरण का कितना लाभ हुआ, कितना असर हुआ इस बीमारी पर, कितना रोकथाम किया, तो ये टीकाकरण प्रोग्राम के बारे में अध्ययन हम इस एपिडेमियोलॉजी के जरिए कर सकते हैं। क्योंकि टीकाकरण इसीलिए ना दिया जाता है कि उस विशेष बीमारी को रोका जाए, रोकथाम किया जाए, तो यह कितना ज़्यादा प्रभावी हुआ है या इसका कोई असर नहीं पड़ा है, तो यह एपिडेमियोलॉजी के जरिए टीकाकरण प्रोग्राम का अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है देखिएगा
किसी विशेष संक्रामक रोग से ग्रसित केस की शीघ्र पहचान कर महामारी होने से रोकना। अब एपिडेमियोलॉजी के अंतर्गत कोई ऐसे महामारी जैसे कोविड चल रहा था तो उस दौरान उसको अगर एपिडेमियोलॉजी का अध्ययन नहीं किया गया रहता, एपिडेमियोलॉजी के अंतर्गत अगर अध्ययन नहीं किया गया रहता तो न जाने अभी इसको और कितना दिन तक जो है झेलना पड़ता। एपिडेमियोलॉजी का जो है अध्ययन हुआ होगा तभी तो पता चला ना कि हाँ इसको ऐसे रोकथाम किया जा सकता है, इसके लिए ये वैक्सीन जो है बनना चाहिए वगैरह वगैरह। ये सब जो है एपिडेमियोलॉजी के तहत पता चलता है। जैसे हैजा रोग के रोगी का शीघ्र डायग्नोसिस उपचार करना ताकि हैजा रोगी से जो है शीघ्र उपचार करके रोका जा सके, तो यह जो है आपके इसी के द्वारा पता चल सकता है। ठीक है। समुदाय में किसी महामारी के आउटब्रेक की जांच करना। अब कम्युनिटी में जो है बीमारी का जो है फैलाव दर कितना कम हुआ है, इस चीज़ को कैसे पता करना है, तो यह जो है एपिडेमियोलॉजी से पता कर सकते हैं उपयोग करके। ठीक है। साथ में प्रभावी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। एपिडेमियोलॉजी में अध्ययन करके कमी का अगर पता चल जाएगा तो आप उस पर बेहतर काम कर पाएंगे। ठीक है। उसको और ज़्यादा प्रभावी बनाने के लिए आप और ज़्यादा सेवा प्रदान करेंगे। तो यह जो है कौन मदद करता है, यह आपके यही मदद करता है एपिडेमियोलॉजी। तो देखिए सीधी सी बातें हैं, ये तो मैं आपको बताया 5 पॉइंट में, लेकिन मैं आपको सीधी सी बात बताता हूँ। एपिडेमियोलॉजी एक अध्ययन है। किसका अध्ययन है? तो एपिडेमियोलॉजी स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्याओं को अध्ययन करता है। अध्ययन करने के बाद यह बताता है कि कौन से बीमारी का फैलाव दर कितना है, कौन से बीमारी कितना तेज़ी से फैल रहा है तो इसका नियंत्रण कैसे किया जा सकता है, इस पर कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, और साथ में एक बेहतर स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने के लिए भी यह अध्ययन करता है। तो यही जो चीज़ें हैं एपिडेमियोलॉजी कहलाता है, और इस सारे के सारे जो है आपके जनसंख्या के बीच में होता रहता है, इसीलिए इसे जो है एपिडेमियोलॉजी कहा जाता है। समझ गए चीज़ को? तो इसके उपयोग या उद्देश्य के बारे में आप खुद से भी लिख सकते हैं। जब आपके डिफिनीशन इसको आप समझ गए तो आप इसको खुद से जो है चीज़ें को लिख सकते हैं कि यह जो है टीकाकरण प्रोग्राम का अध्ययन करता है। ठीक है। यह महामारी संबंधी बीमारियों का अध्ययन करता है, ये बीमारियों को रोकथाम करने और नियंत्रण करने का अध्ययन करने का उपयोग देता है। ठीक है। यह स्वास्थ्य सुविधा को प्रभावी बनाने का अध्ययन करता है। ठीक है। यह महामारी को आउटब्रेक की जाँच करने का जो है अध्ययन करता है। तो तमाम तरीके का इसका उपयोग है जो बताता हो कि हेल्थ को कैसे जो है हम बेहतर बना सकते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ हो गया, ये मैंने बता दिया। अब एक आपसे यहाँ पे इंग्लिश दिया गया है, आप लोग इंग्लिश यहाँ पे इसको देखिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आता है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायंगल क्या होता है। आपसे पूछेगा कि एपिडेमी ट्राइड के बारे में बताइए, एपिडेमियोलॉजी ट्राइड के बारे में बताइए, यानी त्रिक के बारे में बताइए। तो मेरे डियर त्रिक इसीलिए नाम दिया गया है क्योंकि इसमें 3 चीज़ें शामिल होता है। ठीक है। जैसे किसी भी रोग के होने में 3 कारकों की प्रमुख भूमिका होती है, इसीलिए इसे ट्राइड जो है नाम दिया गया। तथा रोग इन तीनों कारकों को अंतरक्रिया से होता है। इन तीनों कारकों को एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइड के रूप में दर्शाया जाता है। मेरे डियर आप लोग को एक चीज़ समझना पड़ेगा कि एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइड होता यह है कि इसमें 3 कारक शामिल होता है। कोई भी हेल्थ से जुड़ी हुई समस्या होगा ना आपको, तो ये 3 चीज़ें एकदम होगा ही होगा। अगर इस 3 में से कोई भी एक चीज़ें नहीं होगा तो आपको बीमारी नहीं हो सकता है, समस्या स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्या नहीं हो सकता है। तो ये 3 चीज़ें होना बहुत ज़रूरी होता है, और इसी 3 कारकों को हम लोग एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइड कहते हैं। इसमें तीनों में कौन कौन आता है, आपके सामने यहाँ पे फिगर बना है, देख लीजिए। एक आता है आपका एजेंट। एजेंट मतलब होता है क्या चीज़? एजेंट होता है, एक होता है आपका होस्ट होता है, और एक होता है आपका इन्वायरमेंट। ये तीनों कारक एक ट्रायंगल बनाता है, इसीलिए इसे ट्राइड यानी त्रिक कहा गया है। अगर मानिए इस तीनों में इन्वायरमेंट नहीं हो तो आपका बीमारी इस 2 कारण के बीमारी सिर्फ नहीं होगा। ठीक है। उसी प्रकार से बात किया जाए, अगर इस दोनों में ये दोनों रहे और होस्ट नहीं रहे तो आपको बीमारी नहीं होगा। चूँकि तीनों एक दूसरे से कनेक्ट है, एक त्रिक बनाता है, इसीलिए यह बीमारी में अहम भूमिका निभाता है। और इस किसी को कोई भी बीमारी होता है तो ये 3 चीज़ें उपस्थित होता ही होता है। ठीक है। चलिए ये चीज़ समझ गए। अब पहला समझिए एजेंट के बारे में। एजेंट होता है, यह वे कारक है जिनकी उपस्थिति या कमी या अधिकता से रोग होता है। एजेंट एक ऐसा कारक होता है जो आपको एक बीमारी के होने में बहुत बड़ा भूमिका निभाता है, जिनके उपस्थिति होने से और उसके कमी या अधिकता होने से रोग होता है। ठीक है। जैसे आपके भोजन में कौन से जीवाणु कितना है, इस जो है आपको इफेक्ट करता है। अगर आपके भोजन में बहुत ज़्यादा जीवाणु होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म
ऑर्गेनिज्म होगा तो आपको बहुत ज़्यादा जो है खतरा पहुँचाएगा, कम होगा तो कम खतरा पहुँचाएगा। और सीधी कहा जाए कि भोजन में अगर आपको सूक्ष्म जीव उपस्थित होगा तो वह जो है एजेंट कहलाता है। तो सूक्ष्म जीवाणु क्या हो गया, एजेंट का काम करता है, जो कहाँ पे है, भोजन में है। तो ये आपके जो है क्या हो गया, जैविक कारक हो गया। यह क्या हो गया, भोजन आपके जैविक कारक हो गया और जीवाणु क्या हो गया, आपके एजेंट हो गया। और पर्यावरण जो जहाँ से आपको भोजन मिलता है वह पर्यावरण से ही मिलता है, आसपास के चीज़ों से ही, तो वो आपके पर्यावरण हो गया। तो इन तीनों के होने से ही आप जो है भोजन के माध्यम से जो बीमारी होता है वो आपको हो सकता है। तो एजेंट आप लोग समझ गए। दूसरा है वातावरण। वातावरण का मतलब होता है ये बाहरी सामाजिक भौतिक जैविक कारक है जो रोग के होने में सहायक बनते हैं। अब आप लोग जानते हैं कि वातावरण बहुत बड़ा रोल निभाता है आपकी बीमारी पर। यह सामाजिक रूप से, भौतिक रूप से, जैविक रूप से, तीनों रूप में यह सहायक होते हैं। कैसे, देख लीजिए। जैसे आपके सामाजिक रूप से या तो आप बेरोजगार होंगे, या आप गरीब होंगे, या आपका संस्कृति कारक, यह समाज में होने वाला, विद्यमान होने वाला चीज़ है और इनसे भी व्यक्ति को प्रॉब्लम होता है। ठीक है। भौतिक कारक जैसे जल वायु प्रदूषण, बहुत सारे प्रदूषण होते हैं। जैविक कारक जैसे कुछ जीव के कारण, जैसे मक्खी मच्छर, ये सब आपके पर्यावरण में ही उपस्थित होते हैं। जल वायु प्रदूषण ये भी पर्यावरण में ही उपस्थित होते हैं और यह भी सब के सब आपके पर्यावरण इन्वायरमेंट में ही होते हैं। तो इस प्रकार से ये आपके तीनों कारक पर्यावरण में आते हैं और यह तीनों जो है आपके बीमारी उत्पन्न करने में अहम भूमिका निभाते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे लास्ट वाला है होस्ट। होस्ट के बारे में देखिए। होस्ट से संबंधित कारक, ये कारक वे हैं जो मनुष्य संबंधित है, जिनमें से होने रोग की संभावना कई गुना बढ़ जाता है। उदाहरण के लिए कुपोषण, कम सक्रिय जीवन शैली, मानसिक तनाव, ठीक है, धूम्रपान, मदपान, हाई रिस्क सेक्सुअल बिहेवियर। अब ये जो होस्ट होता है, यह होस्ट जो है खुद व्यक्ति से ही संबंधित होता है, मनुष्य से ही संबंधित होता है। जैसे व्यक्ति अच्छा भोजन नहीं करेगा तो कुपोषण होगा, व्यक्ति का अगर लाइफ स्टाइल सही नहीं है तो उससे भी समस्या होगा, व्यक्ति का अगर मेंटल अगर स्ट्रेस है तो उससे भी समस्या होगा, व्यक्ति अगर स्मोकिंग करता है तो एल्कोहलिज्म करता है तो उससे भी समस्या होगा, हाई रिस्क सेक्सुअल बिहेवियर अगर व्यक्ति के अंदर है तो यह भी समस्या करता है। तो ये सब के सब जो है होस्ट जो होता है खुद व्यक्ति से ही संबंधित होता है, जिसके कारण रोग होने की संभावना कई गुना बढ़ जाता है। तो देखिए ये जो तीनों कारण है, तीनों रोग होने के कारक ही हैं, तीनों कारक ही हैं। कौन कौन, होस्ट, एजेंट और इन्वायरमेंट, तीनों बीमारी होने का कारक ही है। इस तीनों के कारण ही बीमारी होता है। अगर इस तीनों में से कोई भी एक नहीं रहेगा तो उस बीमारी नहीं होगा। लेकिन आजकल बीमारी बहुत ज़्यादा होता है तो कहीं ना कहीं ये तीनों चीज़ें वहाँ पे मौजूद होता ही होता है। इसीलिए हम लोग इसको एपिडेमियोलॉजी ट्राइड कहते हैं। ट्राइड कहते हैं क्योंकि इसमें तीन चीज़ें शामिल होता है और एपिडेमियोलॉजी इसलिए लगाया गया है क्योंकि यह जनसंख्या के बीच में होता है ये सारे समस्या, इसलिए एपिडेमियोलॉजी ट्राइड कहा गया है। चीज़ों को समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको यहाँ पे इंग्लिश दिया गया है, आप लोग इंग्लिश में इसको अच्छे से देख लीजिए। PDF डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं, समझ गए हैं वीडियो के माध्यम से, तो एक बार इंग्लिश ज़रूर पढ़ लीजिएगा खुद से कि क्या लिखना है एग्जाम में, ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो आगे चल के। ओके, चलिए विदा लेते हैं और प्यार आशीर्वाद बनाए रखिए, शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।